next article, and that is what article number 14. And what article 14 is saying that state shall not deny to any person. यहाँ पर important word है person. What? Equality before law or equal protection of laws within the territory of India. तो यहाँ पर article 14 हमको दो concepts explain कर रहा है. एक तो क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ और सेकंड कंसेप्ट क्या है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. और एक बात समझनी है कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है पर्सन, मतलब आर्टिकल 14 जो है इट इज गिविंग प्रोटेक्शन टू नॉट ओनली अवर सिटीजन्स बट ऑल्सो टू होम फॉरेनर्स एज वेल एज लीगल पर्सन. लीगल पर्सन में कौन कौन आ जाएगा, कंपनीज आ जाएगी, कॉर्पोरेशन आ जाएंगे, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, वो सब भी लीगल पर्सन में आ जाएंगे. So 14 is granting protection to both citizens as well as foreigners as well as legal persons also. Now let us understand the concept. First concept is equality before law. तो ये जो concept है हमने कहाँ से लिया है, किसकी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, ये यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमने कंसेप्ट बोरो किया है. और हम बोलते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो एक नेगेटिव कंसेप्ट है. हमने इसको नेगेटिव कंसेप्ट क्यों बोला है, बिकॉज इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में ये बोला है कि जो लॉ है वो सबके लिए बराबर होने चाहिए. मतलब किसी भी इंडिविजुअल को हमें कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देना है. आई बात समझ में. सो एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर एनी सिटीजन means in general we can say that whether he is a prime minister or he is a collector या फिर वो कांस्टेबल हो या फिर वो हम्बल पीसेंट भी हो, सभी के लिए कानून जो है वो बराबर ही होगा. किसी भी बंदे की सोशल या इकोनॉमिक स्टेटस देख के हम कानून को नहीं रखेंगे. वो चाहे कितना भी बड़ा हो सोशली या इकोनॉमिकली, उसके लिए लॉ जो है सबके लिए बराबर होगा. That's why we are saying it is a negative concept because it is not giving privileges to any section. Clear? अब ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है उसी में से कहीं ना कहीं ये वाला कंसेप्ट भी इमर्ज होता है. दैट इज व्हाट रूल ऑफ लॉ. जब भी मैं बोलती हूँ रूल ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या होगा, देयर विल बी ऑलवेज लेक्स सुप्रीम्स. एंड व्हेनेवर आई एम सेइंग लेक्स सुप्रीम्स मतलब लॉ सुप्रीम होगा. There will be absolute supremacy of the law against whom? Against the arbitrary power of the government. मतलब गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं चलेगा, जो भी चलेगा वो क्या चलेगा कंट्री में, लॉ का ही चलेगा. So we can say that government is subjected to law, but law is not subjected to the government. और ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से. और इस कंसेप्ट को पहली बार बताया था सर एडवर्ड कोक ने, लेकिन इसको सबसे ज्यादा पॉपुलर किसने बनाया है, एवी डाइसी ने. अपनी एक किताब लिखी थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, और यहाँ पर ही ये कंसेप्ट को से ज्यादा पॉपुलर बनाया था. अब ये जो रूल ऑफ लॉ है इट इंक्लूड्स मेनली 3 प्रिंसिपल्स. एंड व्हिच आर दोस प्रिंसिपल. फर्स्ट इज इट इज सेइंग दैट एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर. इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट का आर्बिट्ररीनेस जो है वो नहीं चल सकता है जहां पर रूल ऑफ लॉ है. जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि रूल ऑफ लॉ मतलब देयर विल बी ऑलवेज सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ एंड नॉट द आर्बिट्ररी ऑर्डर. सो सेकंड उन्होंने बोला इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब व्हाट, ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. सभी के लिए लॉ जो है वो बराबर है. तो मींस सब सिटीजन्स को लॉ के सामने सब्जुगेट होना पड़ेगा, फिर चाहे रिच हो, पुअर हो, हाई हो, लो हो, ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, ऑल द सिटीजन्स दे विल बी इक्वली सब्जुगेटेड इन द फ्रंट ऑफ द लॉ. तीसरा वाला जो कंसेप्ट था उसमें है प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. तो यूके की कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बनना is the result of what? It is the result of rights of individuals rather than constitution being the source of individual. तो यूके ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया है, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिविजुअल को राइट्स दिया. सो दे आर सेइंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, बट क्योंकि इंडिविजुअल राइट्स चाहिए थे इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. तो ये थर्ड प्रिंसिपल इन जनरल क्या समझा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डिनरी लॉ.
आई बात समझ में? तो ये 3 प्रिंसिपल्स यूके की कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किए थे रूल ऑफ लॉ। अभी इंडिया में क्या ये तीनों दिन लागू हो रहे? नहीं होगी, क्योंकि ये फर्स्ट 2 जो है वो तो हो रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थर्ड वाले में हमको प्रॉब्लम है, बिकॉज इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। जो राइट्स मिले हैं वो किसने दिए हैं हमको? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनरी लॉ का रिजल्ट नहीं है, but constitution is the result of what? Supreme law of the land. इसलिए we have changed the third concept according to our convenience, and हमने क्या रखा है? Constitution is the result of the supreme law of the land and it is the source of the individual rights. Clear? अभी जो रूल ऑफ लॉ है उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी वर्सेस राज नरेन 1975 के केस में क्या बोल दिया कि ये बेसिक फीचर में आ जाएगा, मतलब इसको हम लोग वायोलेट नहीं कर सकते। लॉ ही हमेशा सुप्रीम रहेगा, ना कि कभी भी गवर्नमेंट का ऑर्डर। और जब भी ऐसा हमें लगेगा गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एग्रेसिव ऑर्डर दिया है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज डिस्ट्रॉइंग द बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Now let us see the exceptions to equality before law. Equality before law में हमको ये 2 चीज समझनी थी कि लॉ जो है वो सबके लिए बराबर है, और कहीं ना कहीं इक्वालिटी बिफोर लॉ के कंसेप्ट में ही रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट जो है वो आ जाएगा। सेकंड थिंग हमने देखा था नेचर में कि हमने क्या बोला था, फंडामेंटल राइट्स जो भी है वो क्या है? दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, बिकॉज हर एक फंडामेंटल राइट्स में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस है। तो सेम थिंग आर्टिकल 14 में भी, और खास करके इक्वालिटी बिफोर लॉ में भी हमको एक्सेप्शंस देखने मिलते हैं। तो फर्स्ट एक्सेप्शन हम देखेंगे, दैट इज अंडर आर्टिकल 361। तो 361 आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं। एंड व्हाट आर दोस एक्सेप्शन? द प्रेसिडेंट और गवर्नर shall not be subject to the jurisdiction of courts in regard to discharge of their executive functions. इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट और गवर्नर they are not answerable to any court for what? For the performance of their duties of their office. मतलब ऑफिस के कंटेस्ट में जब भी वो लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे तो उस ड्यूटी के लिए वो कोर्ट को जवाब नहीं देंगे। They are not at all answerable. कोर्ट ऐसा नहीं पूछेगी कि आपने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया, आपने यहाँ पर साइन क्यों किया, नहीं। ऑफिस के रिलेटेड कोई भी काम करे, they will not answerable in front of court. सेकेंड है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर इनके खिलाफ हमें कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट करनी है। जब भी वो लोग ऑफिस होल्ड कर रहे हैं उस वक्त कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हम लोग शुरू नहीं करें। थर्ड है, नो सिविल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड। सेम थिंग, सिविल के लिए भी कोई कार्रवाई करनी है तो हम नहीं कर सकते जब तक वो ऑफिस में है, लेकिन सिविल के लिए एक बात बोली कि जब भी हमको करनी है तो 2 मंथ्स पहले हमें नोटिस देनी होगी, तभी हम जाके वो स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली प्रेसिडेंट या गवर्नर को हम लोग अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको जेल में भी नहीं डाल सकते। कब? जब वो लोग ऑफिस संभाल रहे हो। ये 4 जो बातें हैं वो किसने बोली है? आर्टिकल 361 में। क्लियर? तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है। सेकंड एक्सेप्शन क्या है? आर्टिकल 361 ए। और आर्टिकल 361 ए क्या बोल रहा है कि भाई कोई भी मान लो जर्नलिस्ट है, वो कुछ भी अगर पब्लिकेशन करता है, चाहे फिर वो न्यूज़पेपर के थ्रू या रेडियो के थ्रू या टेलीविजन के थ्रू, पार्लियामेंट में जो भी कुछ चल रहा है प्रोसीडिंग्स, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की जो भी कुछ प्रोसीडिंग्स है, उसके बारे में अगर उन्होंने ट्रू रिपोर्ट बनाया और वो ट्रू रिपोर्ट पब्लिश किया, तो वैसे ट्रू रिपोर्ट के लिए कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तो जो भी बंदा पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की ट्रू रिपोर्टिंग करता है तो वो ट्रू रिपोर्टिंग के अगेंस्ट किसी को भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग करने का अधिकार नहीं है। दैट इज आर्टिकल 361 ए। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 105। व्हाट इज आर्टिकल 105? ये प्रिविलेज है पार्लियामेंट का कि पार्लियामेंट मान लो अपने हाउस में जो भी वोटिंग देता है या वो जो भी बोलता है, whether he speaks or whether he gives votes, उसके लिए he is not answerable to a court of law कि आपने ऐसे इसको क्यों वोट दिया, आपने ऐसे बातें क्यों की। वो जो भी कुछ पार्लियामेंट का काम है वो पार्लियामेंट देखेगा, उसमें जो कुछ चल रहा है उसकी इंटरफेरेंस कौन कर सकता है? कोर्ट। सिमिलरली आर्टिकल 194 क्या बोल रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी कुछ चल रहा है
इसमें चाहे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ बोलता है या वोट करता है, जो भी कुछ है उसकी मैटर की डिस्कशन कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। एंड देन व्हाट आर्टिकल 31C, 31C क्या बोल रहा है कि अगर हमें दो इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, और दो इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से हैं, 39B और 39C, अगर उसको इफेक्ट देने के लिए हम लोग आर्टिकल 14 को वायलेट करते हैं तो चल जाएगा। उस दो आर्टिकल के लिए जो हमेशा क्या रहेगा ऊपर, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऊपर रहेगा, फंडामेंटल राइट्स जो है वो नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बी और सी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। नाउ व्हाट इज 39B? इट इज टॉकिंग अबाउट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कंट्री के जो भी रिसोर्सेज है उसका सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो उस कंटेक्स्ट में मान लो कोई लॉ बनता है और अगर वो वायलेट, मतलब वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रावेंट हो रहा है आर्टिकल 14 के साथ, तो कौन सुप्रीम होगा, 39B होगा, और 14 जो है वो नहीं होगा। सिमिलरली 39C जो है, इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यूअर हैंड्स, मतलब कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा जमा हो जाए, कुछ लोगों के पास कम जमा हो जाए, ऐसा हमें कभी लॉ नहीं बनाना है। इसलिए तो देखो, जिसकी जैसी इनकम वैसा हम उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ही क्या होगा, रिच रिच नहीं होते जाएगा, पुअर पुअर नहीं होते जाएगा। तो इस कंटेक्स्ट में भी अगर कोई लॉ बनता है और आपकी इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अंबानी को हम लोग सेम टैक्स लगाएंगे और बोलेंगे कि और लेबर को भी सेम टैक्स लगाएंगे, तो अंबानी ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को क्यों आप 25% लगा रहे हो, इसको क्यों 10%, मेरा राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रहा है, नहीं। क्यों हम बोलेंगे, बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन। ये दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उसको इफेक्ट देने के लिए अगर 14 वायलेट हो रहा है तो बोले दो दैट इज एन एक्सेप्शन। और ये करने से हम लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में एक्चुअली इक्वल ट्रीटमेंट ही क्रिएट कर रहे हैं। एंड लास्ट है फॉरेन डिप्लोमेट्स, मतलब कि जो भी फॉरेन के एम्बेसडर्स हो, रूलर्स हो, विजिटिंग स्टेट ऑफ द हेड या हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट, कोई भी आता है फॉरेन कंट्री से अपनी ड्यूटी के लिए, कुछ काम के लिए, तो उस वक्त दे आर नॉट सब्जेक्ट टू लोकल जुरिस्डिक्शन। ओके, उसकी ड्यूटी के लिए वो लोग लोकल जुरिस्डिक्शन के ये इसमें नहीं आएंगे। उनका जो भी गवर्निंग है वो कैसे होगा, इंटरनेशनल लॉ के थ्रू होगा। सिमिलरली यूएनओ से अगर कुछ कोई मेंबर्स आते हैं, वो अपना यहाँ पर काम करता है, तो उनको भी लोकल लॉज जो है वो लागू नहीं पड़ेंगे। So these are all the exceptions under what, equality before law. So is this concept very clear, equality before law? Okay. So let us discuss the second concept, that is equal protection of laws. हमने 14 में क्या बोला था, that state shall not deny to any person equality before law or equal protection of laws. Equality before law already हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर equal protection of laws क्या है वो मैं समझाऊंगी। तो ये लाइन जो है itself से हमको क्या समझ में आया कि जो लॉज है, जितने भी हमारी कंट्रीज में लॉज बनेंगे उसका सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मतलब ऐसे लॉज बनाओ कि वो सबके लिए बराबर हो। So that's why we are saying that it is a positive concept. और ये वाला कंसेप्ट हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। पॉजिटिव कंसेप्ट का क्या है, मतलब कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। अगेन हम जब ये बोल रहे इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, इसका मतलब क्या है कि सिमिलर सर्कमस्टेंसेस होंगे तो लॉ सिमिलर रहेगा, लेकिन मान लो डिसिमिलर सर्कमस्टेंसेस होंगे, उस वक्त आप कैसे इक्वल लॉ रख सकते हो, नहीं रख सकते। So we can say that equality of treatment in unequal circumstances that will lead to what, inequality. इसलिए जैसी सिचुएशन है वैसा हमको लॉ रखना चाहिए। So that's why we are saying it is based on Aristotle concept. And Aristotle का क्या concept था, that among equals the law should be equal and among unequals the law should be अनइक्वल। जैसी सिचुएशन उस हिसाब से लॉ होना चाहिए। मतलब हम ये बोल सकते हैं सेम रूल्स ऑफ लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन्स। सिमिलरली सेम रेमेडीज कैन नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन। जैसे सिचुएशन उस हिसाब से लॉ होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट जो है, इट इज अलाउइंग द स्टेट टू क्लासिफाई द पीपल इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। वैसे तो क्लासिफिकेशन 14 आर्टिकल अलाउ नहीं करता है, बिकॉज क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं
तो क्या हो जाता है उसमें डिसिमिलर सिचुएशन हो जाएगी। बट ये आर्टिकल ने बोला कि हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, पर वो क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। इट कैन नॉट बी आर्बिट्ररी और वी कैन से आर्टिफिशियल और इवेसिव। कोई चीज को हम अवॉइड करके क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, वो क्लासिफिकेशन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेस पे होना चाहिए, मतलब कोई इंटेलिजेंट रीजन होना चाहिए, रैशनल रीजन होना चाहिए, तब हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन कैसे किया है, अंडर आर्टिकल 15 एंड 16 स्टेट कैन क्लासिफाई पीपल इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल ओबीसी, एससी, एसटी एंड जनरल कैटेगरी, ऐसे क्लासिफिकेशन कर दिया। एंड इट कैन आल्सो शो फेवर्स अकॉर्डिंगली, जैसे जो कास्ट है उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोविजन स्टेट क्या कर सकता है, बना सकता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि हम इनइक्वालिटी कर रहे हैं। क्लियर? सेकेंड, स्टेट जो है अलग अलग टैक्सेस लगा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड्स एंड प्रोफेशन। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके पास से जो टैक्स लिया जाएगा वो ज्यादा होगा, फार्मिंग करते हो तो टैक्स जो होगा वो कम होगा। तो जैसा ऑक्यूपेशन, जैसा आपका प्रोफेशन, उस हिसाब से अलग अलग टैक्सेस जो है वो लगा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टेट जो है वो कुछ लोगों को स्टेट टैक्स लगाने से एग्जाम भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइब्रेरीज जो हम बनाते हैं, ये चैरिटीज जो होती है, इसका मेन क्या होता है, अच्छे काम के लिए हो रहे, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स नहीं लगाएगी। तो यहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि भाई आप इनइक्वालिटी कर रहे हो, इसके ऊपर इनको टैक्स नहीं लगाएगा। आई बात समझ में? इन शॉर्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बोल रहा है कि हमें ऐसी ट्रीटमेंट करनी चाहिए जिससे सबका प्रोटेक्शन हो अच्छे से। और वो करने के लिए अगर हमें क्लासिफिकेशन भी करना पड़े ना, तो हम कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि वो क्लासिफिकेशन इंटेलिजेंट रीजन होना चाहिए उसके लिए, तभी हम वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसा कोई क्लासिफिकेशन मत करो जो आर्बिट्ररी हो, या जो हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल हो या इवेसिव हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो नहीं चलेगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो चेक करने का पावर किसको दिया है यहाँ पर, अगेन सुप्रीम कोर्ट। मतलब कोर्ट जो है वो चेक करेगी कि वेदर द लॉ इज रीजनेबल और नॉट। तो ये वाला कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हुआ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ओके, नाउ लेट अस स्टडी सम केस लॉज। एक जो केस था ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 1974 का केस था। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इक्वालिटी का एक नया कंसेप्ट बताया। मतलब ट्रेडिशनल वे से जो हम लोग इक्वालिटी समझ रहे हैं उससे बाहर आ जाओ और इक्वालिटी को क्या करो, एक डायनेमिक कंसेप्ट समझो, क्योंकि इक्वालिटी भी टाइम टू टाइम जो है वो कंसेप्ट चेंज होना चाहिए। और यहाँ उन्होंने बोला कि हमें इक्वालिटी को क्रिप्ट, केबाइन एंड कन्फाइंड नहीं करना चाहिए। किस लिमिट में, ट्रेडिशनल लिमिट में। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो हम ट्रेडिशनल वे से सोच रहे हैं कि इक्वालिटी मतलब रूल ऑफ लॉ ही आना चाहिए, नहीं। अभी हम क्या देखेंगे, रूल ऑफ लॉ तो आना ही चाहिए, लेकिन रूल ऑफ लॉ के साथ हमको ये भी चेक करना पड़ेगा क्या वो लॉ जो है वो फेयर है, क्या वो जो लॉ है वो रीजनेबल है कि नहीं। ये दोनों चीजें हमें चेक करनी चाहिए। सो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला रूल ऑफ लॉ के साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी होना चाहिए। दो चीजें होगी तब जाके इक्वालिटी को जस्टिस मिलेगा। तो एक नया कंसेप्ट बताया था इस पर्टिकुलर केस। क्लियर? नाउ लेट अस सी नेक्स्ट केस, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा, 1981 का ये केस था। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस जाता है तो एक पिटीशन लेके जो बंदी जाती है वो कौन थी, एयर होस्टेस थी नरगिस। और इसने क्यों पिटीशन लिया, क्योंकि एयर इंडिया में कुछ रेगुलेशंस है, फॉर एग्जांपल रेगुलेशन 46 एंड 47, वो कहीं ना कहीं उसने बोला कि मेरा फंडामेंटल राइट 14, 15, 16 ये तीनों को भी वायलेट कर रहा है। किस बेस पे वायलेट कर रहा है, सेक्स के बेस। अब ये रेगुलेशन में क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था कि जो भी विमेन की रिटायरमेंट एज होगी, एयर होस्टेस मतलब वो विमेन, तो उसकी जो रिटायरमेंट एज होगी वो 35 इयर्स होनी चाहिए। क्यों 35 इयर्स होनी चाहिए, क्योंकि उसका कारण ये था कि 35 इयर्स तक की जो एज है उसमें विमेन यंग दिखती है, अट्रैक्टिव दिखती है, और उसके बाद जो है वो यंगनेस चली जाती है। इस रीजन से 35 इयर्स रखा था। और बोला कि अगर एमडी जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, अगर उसको लगता है तो वो और 10 साल का एक्सटेंशन दे सकता है, मतलब 35 से 45 इयर्स तक वो बढ़ा सकता है। बट उसे लगेगा तो भी, अदरवाइज विमेन को 35 इयर्स में रिटायर होना ही पड़ेगा। तो एक इश्यू था रिटायरमेंट एज का,
दूसरा इशू ये था कि इसमें और एक क्लॉज था कि अगर आप मैरिज कर लेते हो विद इन 4 years ऑफ द सर्विस, आपने सर्विस ज्वाइन की और 4 साल में आपने शादी कर ली, तो भी आपको क्या करेगी, आपकी सर्विस को टर्मिनेट किया जाएगा। 4 साल तक मैं सर्विस में ज्वाइन किया और 4 साल के अंदर अंदर आपने शादी कर ली तो आपको निकाल दिया जाएगा। तीसरा बोला कि अगर आपने सर्विस ज्वाइन की विद इन 1 year तो आपको प्रेगनेंसी आ गई तो तब भी आपको निकालना। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वायलेटिंग हो रहा है इस बेस पे, सेक्स के बेस पे। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे और भी डिस्क्रिमिनेशन होते थे, जो मेल थे उसकी कैबिन उसका और फीमेल का था उसमें भी डिफरेंसेस थे। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर उनकी प्रमोशन की बात करें तब भी डिस्टिंक्शन हो रहे थे। तो मेनली मुद्दा है कि भाई फीमेल जो है उसका तो फैमिली लाइफ होगा तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी और मैरिज इट इज पार्ट एंड पार्सल, तो उस बेस पे आप कैसे उसको सर्विस से निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो रेगुलेशंस है इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 40। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो रीजन है, आप बोल रहे प्रेगनेंसी या फिर ये यंगनेस के लिए जो है, ये सारी की सारी जो बातें हैं ये इरैशनल बातें हैं, इसको हम लोग रैशनल बेस पे नहीं रख सकते। सो दैट्स व्हाई 40 ये वायलेट हो रहा है, तो अभी सब सुप्रीम कोर्ट ने क्या सपोर्ट किया कि ऐसा नहीं चलेगा, ये रेगुलेशन को आपको स्ट्रक डाउन करना पड़ेगा। क्लियर? सेकेंड वाला जो केस था नेक्स्ट, दैट इज रणवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 केस। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दो नॉट अ फंडामेंटल राइट is clearly a constitutional goal under Article 14, 16 and 39D। अब ये चर्चा क्यों हुई थी, क्योंकि यहाँ पर अगेन जो दिल्ली पुलिस सर्विस में थे, दिल्ली प्रोटेक्शन फोर्स में जो ड्राइवर कांस्टेबल काम कर रहे थे, उनकी सैलरी कम थी एज कम्पेयर टू व्हाट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या बाकी भी कोई भी सर्विस आप ले लो, सेक्रेटरिएट की सर्विस कुछ भी, तो उनके ड्राइवर कांस्टेबल और इनके ड्राइवर कांस्टेबल इनमें क्या फर्क था, सैलरी का इशू था, इनकी सबसे लो सैलरी। तो यहाँ पर उन्होंने पिटीशन फाइल किया ड्राइवर ने कि भाई जब काम एक करते हैं तो सैलरी में क्यों इतना डिफरेंस हो, ये नहीं होना चाहिए। बट अगेन सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया है कि इफ अ पर्सन इज डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क देन आप सैलरी लो नहीं रख सकते। दो हम बोल रहे हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल गोल क्यों है, फाइनली इक्वालिटी को अचीव करने के लिए। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर स्ट्रक डाउन किया वो चीज। नेक्स्ट वाला केस है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 केस, और यहाँ पर मेन क्या इशू था, पेंशनर्स का प्रॉब्लम था। पेंशनर्स ने पिटीशन फाइल किया था। क्यों फाइल किया था, क्योंकि पेंशन में कुछ रेगुलेशंस बने थे, तो वो रेगुलेशंस जिस दिन बने थे उस दिन से उसका पेंशन बढ़ा गया था। तो अभी जब भी वो मेमोरेंडम बना तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक डेट फिक्स रख दी, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 1979 कि इस डेट में, इस डेट के पहले जो लोग रिटायर हो गए उसको जूनी वाली पेंशन मिलेगी, और जो उसके बाद रिटायर हो गए उसको नई पेंशन मिलेगी। तो इस पे चर्चा थी कि ऐसा क्यों, जब काम सबने एक जैसा किया है तो फिर एक डेट के हिसाब से आप ऐसा कैसे कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया कि सिर्फ डेट के बेस पे आप ये जो है रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। तो व्हाट दे सेड दैट सिलेक्शन ऑफ द डेट फॉर द स्कीम वाज आर्बिट्ररी एंड विदाउट एनी रैशनल बेसिस। चाहे वो कब भी रिटायर हो, लेकिन काम तो सबने बराबर का किया है तो सबको बराबर की पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उनका आर्टिकल 14 जो है वो वायलेट हो जाएगा। Now next case जो है that is Mittu versus State of Punjab 1983 केस। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था, सेक्शन 303 जो था वो प्रॉब्लमेटिक था। 303 जो आईपीसी का था उसमें क्या लिखा था कि अगर किसी को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है, मतलब जो भी लाइफ कन्विक्ट है उन्होंने अगर मर्डर कर दिया तो उसको क्या सजा होगी, डेथ पेनल्टी कंपलसरी सजा होगी। लोगों ने अपोज किया कि आईपीसी के 302 जो सेक्शन है, 302 में क्या है कि अगर कोई इंसान मर्डर करता है तो देखेगी कि भाई ऑफेंस कैसा है, तो ग्रेविटी देख करके किस सिचुएशन में उसने मर्डर किया है वो देखकर या तो उसको डेथ सेंटेंस देगी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते, तो चॉइस थी वहां पर।
बट जब भी लाइफ कन्विक्ट किसी का मर्डर करता है तो उनके लिए डेथ सेंटेंस कंपलसरी क्यों, किस बेस पे ये आपने रैशनल, कौन सा रीजन है ये क्लासिफिकेशन करने के लिए? तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, सेक्शन 303 कभी भी रैशनैलिटी के बेस पे नहीं बनाया है, तो उसको आप स्ट्रक डाउन करो। The next वाला केस इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 केस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो वर्ड पर्सन है आर्टिकल 14 में, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली मेल एंड फीमेल बट इट विल आल्सो इंक्लूड ट्रांसजेंडर एज द थर्ड जेंडर। कि ट्रांसजेंडर को भी हमें इस पर्सन में इंक्लूड करना है, और जो भी फंडामेंटल राइट्स मेल और फीमेल एंजॉय कर रहे हैं वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स किसको मिलने चाहिए, ट्रांसजेंडर को भी मिलनी चाहिए। क्लियर? द नेक्स्ट केस इज नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेनली ये बोल दिया कि जो एलजीबीटी है उन इंडिविजुअल्स को दे वर लीगली नाउ अलाउड टू हैव कंसेंशुअल सेक्स। पहले क्या था, 377 जो था आईपीसी का, उसने उस पर्टिकुलर एक्ट को क्रिमिनलाइज एक्ट बोला था कि अगर सेम सेक्स कपल्स जो है इफ दे आर हैविंग सेक्स देन दैट विल बी क्रिमिनल एक्टिविटी। क्यों क्रिमिनल एक्टिविटी उसको कंसीडर, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर, नेचर के खिलाफ वो कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए उसको पनिशमेंट माना जाता है। बट अभी इस पर्टिकुलर केस में बोला कि नहीं, 377 जो है आईपीसी का वो वायलेट कर रहा है किसको, आर्टिकल 14 को, तो इसको हटा देना चाहिए। And last case that is Indian Young Lawyers Association versus State of Kerala 2018 case। इस पर्टिकुलर केस में क्या इशू था, सबरीमाला टेम्पल जो है वहां पर विमेन को 10 से 50 साल की जो एज होगी वहां पर एंट्री करने नहीं मिलती है, और रीजन क्या था कि विमेन उस पीरियड में मेंस्ट्रुएट करती है, तो उस रीजन से उसको अलाउ नहीं किया है टेम्पल में जाने के लिए। तो इसलिए पिटीशन से है कि ये तो कहीं ना कहीं रॉन्ग है, बिकॉज 14 को वायलेट कर रहे हैं। 25 बोल रहा है कि रिलीजन जो है वो सबके लिए इक्वल है, एवरीबॉडी हैज राइट टू वर्शिप, तो फिर फीमेल को वर्शिप करने का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? रीजन क्या है, मेंस्ट्रुएटिंग। मेंस्ट्रुएटिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल, इजंट इट? तो उस बेस पे आप इसको ना अलाउ करके आप कहीं ना कहीं 14 को वायलेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अच्छी लाइन बोली थी, दैट इज सोशल आइसोलेशन ऑफ विमेन associated with the physiological characters such as menstrual status is similar to a form of untouchability। मतलब वो रीजन देख के अगर आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो या रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है। तो दैट्स व्हाई आपसे रिटर्न भी जा सकती है। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स कि जहां जहां गवर्नमेंट ने ऐसे कोई लॉ बनाए थे जो कि इक्वालिटी को वायलेट हो रहा था, उसको कौन चेक करा, सुप्रीम कोर्ट चेक किया कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन डाले थे कि नहीं डाले थे। अगर रैशनैलिटी के बेस पे वो लॉ नहीं बना तो उसको हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था, ताकि वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सके। और सुप्रीम कोर्ट का जवाब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट को कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उसको उनको गारंटीडली प्रोटेक्ट करना है। Yeah. So here we are completing this particular article.